नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आदर्श आचार संहिता के बीच बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इधर आयोग मीडिया और आम नागरिकों को सजग करने में जुटा है। लोकतंत्र का ये पर्व ईमानदारी, शुचिता और आदर्शों से पूरा हो, ये कोशिश है। सवाल यह है कि इस महायज्ञ में बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों, जनता और खुद आयोग की कितनी ईमानदाराना कोशिशें हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। आम चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। अगले 2 महीने का समय देश के नागरिकों के लिए भी बहुत खास है। राजनीतिक दलों के साथ ही उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। पूरे 5 साल की तरह चुनावी मौसम में भी आम जनता के मुद्दों के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ही डंका बज रहा है। विडंबना है कि चुनावी मौसम में भी हर तरह के नैरेटिव को राजनीतिक तूतू मैमे में आसपास ही रखा जाता है। चुनाव के लिए आयोग तैयार है। आज आयोग ने मीडिया वर्कशॉप में चुनाव में निष्पक्षता के लिए मीडिया से अपेक्षाएं की। ये उम्मीद आम नागरिक और राजनीतिक दलों से भी की जाती है कि वो कितने निष्पक्ष और सजग हैं। मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले सत्र के बाद जो अगला सत्र है, उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें, अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने जहां राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया कि आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री निवास को राजनीतिक बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव जब शुरू होता है तो इस तरह की शिकायतें आम बात हैं। अपना अपना जिस आदमी को इस शिकायत प्रकोष्ठ मिला होगा, वो अपनी दुकान सजाने के लिए इस तरह की शिकायतें करता रहता है। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों का अपमान किया है और ना कभी ऐसा करने की उसके पास भावना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी समाज के साथ खड़ी रही है, उसके उन्नयन का काम ही हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की झूठी जनभावनाओं को उभार कर चुनाव जीतने की कोशिश करने से देश का नुकसान है। तुम जरूर सत्ता में 2-4 10 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल के लिए बैठ सकते हो, लेकिन देश को परमानेंटली आप बिठा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आयोग का दावा है कि कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है। हालांकि आयोग की भी आदर्श आचार संहिता पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सालों से आपदा की मार झेल रहा उत्तराखंड आज भी दैवीय आपदाओं की जद में है, जिसके चलते राज्य की सरकारों ने संवेदनशील गांवों के पुनर्वास की नीति बनाई, लेकिन ये नीति भी बुरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई, जिस कारण आज भी प्रदेश के 400 गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं और जिन्हें इंतजार है सरकार की पुनर्वास योजना का। लेकिन चुनावी माहौल में अब यह मुद्दा जमकर सत्ता के हुक्मरानों के सामने गूंजने लगा है, तो विपक्ष भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने से नहीं चूक रहा। पुनर्वास को लेकर क्या है सरकार के आंकड़े और अब इस मुद्दे पर क्या है राजनीतिक हलचल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति लागू है। साल 2011 में अस्तित्व में आई नीति के तहत अब तक 85 गांव के 1458 परिवारों का ही विस्थापन पुनर्वास हो पाया है। इसमें भी 83 गांव के 1447 परिवारों का विस्थापन पुनर्वास पिछले 5 सालों के दौरान हुआ। इस पर 61.02 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।
प्रदेश में कई प्राकृतिक आपदाओं में करीब 400 गांव इतने संवेदनशील हैं कि इनका सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास होना जरूरी है। लेकिन बजट की कमी बताते हुए सरकार ने प्रभावित परिवारों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया, क्योंकि विस्थापन के लिए जितनी धनराशि की जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में विपक्ष में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने से चूक नहीं रही है। पुनर्स्थापन के लिए सरकार एक ठोस नीति सरकार को बनानी चाहिए। जब सरकार ने घोषणा करी कि हम इनका पुनर्स्थापन करेंगे, तो सरकार को अपने वित्त विभाग में देखना चाहिए था ना कि आपके पास बजट है कि नहीं है। आपने जनता के सामने एक उम्मीद रखी कि भाई आपदा से बचने के लिए आपको पुनर्स्थापन किया जाएगा कहीं पे। अब जब पुनर्स्थापन की जो बात हुई तो आप कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो आपके पास बजट नहीं था तो आपने घोषणा क्यों करी? आप सिर्फ घोषणा कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। ये कोई मुद्दे धरातल में देखने को नहीं मिले। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा का कहना है कि सरकार संवेदनशील गांवों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है और पुनर्वास के लिए सरकार केंद्र से मदद लेकर जल्द ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की योजना बना रही है। समय लगता है, वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। कई बार लोगों का भावनात्मक संबंध होता है, वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। कई बार उनको मुआवजा कम लगता है। तो इस प्रकार बहुत सारे पहलू उसमें हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति पूरी तरह से सचेत है कि जो जो गांवों का पुनर्वास होना है उनको समयबद्ध ढंग से उनका पुनर्वास होगा। हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर 400 गांव आज भी सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर उनको सरकार कब सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास करेगी। पुनर्वास नीति बनने से लोगों में आस तो जगी, लेकिन यहाँ भी बजट की कमी आड़े आने लगी, जिसके चलते लोगों के विस्थापन की आस अब भी टूट रही है। वहीं लोकसभा चुनावों में सरकार के सामने इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा है। देखना होगा कि विपक्ष के पुनर्वास को लेकर उठ रहे तीखे सवालों का सरकार किस रूप में जनता को जवाब देती है। योगेश शैली, टीवी 24 न्यूज, देहरादून। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज खजुराहो लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। वीडी शर्मा ने इस बीच टीवी 24 न्यूज एडिटर अतुल विनोद पाठक से खास बातचीत की, जिसमें चुनावी परिदृश्य में बीजेपी की रीति, नीति और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। वीडी शर्मा के नामांकन में शामिल होने आए प्रदेश के प्रमुख बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से भी बात की हमारे न्यूज एडिटर ने। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष अपने साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को देकर इतिहास रचने की तैयारी में हैं और इसके साथ ही सबसे सफलतम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका नाम दर्ज हो सकता है। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और हर व्यक्ति की मंशा है, आकांक्षा है कि पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए हर बूथ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार परचम फहरेगा, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। वीडी शर्मा जी, आपके क्षेत्र में कितनी चुनौती मानते हैं आप? मेरे क्षेत्र में काय की चुनौती है? प्रत्याशी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बदल देते हैं। अब पता नहीं कल तक कोई और प्रत्याशी बदल जाए। हम इस चीज की चिंता पालते नहीं है, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत है। इसके बल पर खजुराहो लोकसभा में इस बार जो पिछली बार 173 बूथ गलती से आ रहे थे, इस बार हर बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पूरा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी लोग हैं। अजय जी बताइए, आप यहाँ क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, पूरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में इस बार एक ही माहौल है कि देश में सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड कीर्तिमान अर्जित करना है। 10 लाख से ज्यादा मतों से वीडी शर्मा जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी, आप बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? अब एक तरफा है। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस तो पलायन कर चुकी है, सपा भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा लड़ाएं तो लड़ाएं किसको। एक कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया, फिर बदल के दूसरा कर दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे तीसरा भी आ जाए। 20 साल पहले भी ऐसा ही फील गुड था सर? 20 साल पहले भी था और खजुराहो लोकसभा सीट पे तो हरदम फील गुड रहा है और इसलिए आज तो उससे ज्यादा फील गुड है। पिछली वोट के नतीजे लेकिन उस समय अच्छे नहीं आए थे। इस समय तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम लोग जस्ट डबल फिगर हम लेने वाले हैं
तो इसलिए फील गुड सिर्फ हम ऊपर से फील नहीं कर रहे हैं, हमारी जनता भी फील कर रही है, हमारे विकास भी फील कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं, योजनाएं लाए हैं, वो सब हमारी फील जो हम कर रहे हैं वो अच्छी है। जनता को लग रहा है कि भाजपा का विकल्प नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आम लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप बताइए, आपका अनुभव बता रहा है कि आपने राजनीति के कई दौर देखे, क्या माहौल नजर आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, भाजपा जीते हमको बड़ा मजा आ रहा है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी 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 कब जी, से काम कर रहे हैं पार्टी के? जब से हम शुद्ध समारा तब से कर रहे हैं। जितनी हमको यहाँ सुविधा मिली, किसी पार्टी में हमको सुविधा नहीं मिली। जितना न को हमारा कोई दुख सुनने वाला था, न कोई तकलीफ सुनने वाला था। ये भाजपा सरकार जब से आई, जब से हमारा बहुत विकास हो रहा है, सारी सुविधाएं हम। ये जो माहौल और दौर देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा है कि पहले भी बीजेपी ऐसे दौर देख चुकी है? नहीं, पहली बार ही हो रहा है ऐसा, इस तरह का माहौल। इस तरह का। हाँ। आप बताइए, आप पार्टी का झंडा, बैनर और ये लेके घूम रहे हैं, क्या कहना है? बढ़िया है, एक तरफा है, भाजपा जीतेगी अपने यहाँ से। अच्छा, तो जीत पहले से ही तय हो गई? चुनाव तो जनता तय करती कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता मूड बनाए रखी है, अभी पहले से बना रखी है, अभी तो बनाई है। कई बार मूड दिखता है लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं असर करेगा। अच्छा। कहीं और करे। मतलब ये 100% श्योरिटी है, चुनाव से पहले ही नतीजे तय हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर चुनाव से पहले नतीजे तय करने की बात है। ये पन्ना है, पन्ना में आप देख सकते हैं ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र का ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव मैदान में होते हैं, लगातार वो चुनाव मैदान में रहते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर उनके नामांकन के समय पर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भोपाल के अध्यक्ष नगर निगम के हमारे साथ हैं। किशन जी, आप विद्यार्थी परिषद से वीडी शर्मा जी के साथ रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि 29 की 29 सीटें आप दे देते हैं और पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देख लें, कांग्रेस से छीनकर बीजेपी की सत्ता बनाने का इतिहास देख लें, तो एक इतिहास के सबसे सफलतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा को हम देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब से आगमन हुआ है, वो शुभंकर प्रदेश के अध्यक्ष कहलाए। उनके आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उनके आगमन के बाद संगठन को बूथ तक, पन्ना तक उनने इतना मजबूत कर दिया कि प्रत्येक उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है कि 2047 तक हमें विकसित भारत के रूप में देश को स्थापित करना है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी तरह से लग करके संगठन को, सरकार की योजनाएं नीचे गरीब तक कैसे पहुंच सकती है, उस पर उन्होंने बहुत ठोस ढंग से काम किया है। और 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलने वाले हैं। एबीपी का दौर और अब भारतीय जनता पार्टी का दौर। एबीपी ने एक बड़ा काम किया छात्र राजनीति में और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एबीपी किससे निकल कर आने वाले नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, तो एक नया इतिहास, नए युग की शुरुआत हम मान सकते हैं। देखिए, सब लोग विचारधारा के लिए काम करने वाले संकल्पित कार्यकर्ता के रूप में सब काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। आदरणीय वीडी भाई साहब 22-23 साल प्रचारक के रूप में उन्होंने संगठन का काम किया है। देश के प्रत्येक कोने में उन्होंने विचारधारा के विस्तार पर काम किया है। तो इसलिए एबीवीपी हो, चाहे संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हो, लक्ष्य एक है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। और ये जो पन्ना का क्षेत्र है, हम आपको ले चलते हैं कैसे वीडी शर्मा जी जो है यहाँ पर आप देखिए कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ रहे हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग वर्ग के कार्यकर्ता। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ जी। और अब की बार कैसे आना हुआ? अब की बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं विधि संपर्क विभाग का संयोजक भी हूँ। और अब की बार जैसा कि प्रधानमंत्री का नारा है, अब की बार 400 पार, और यहाँ का भी जो है खजुराहो लोकसभा की सीट पिछली बार 4.25 लाख से जीते थे, इस बार हमारा है कि 8 लाख प्लस से जीतेंगे। एक इतिहास आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पन्ना कार्यालय है, यहाँ से राजनीति की दिशा तय होती है। छोटे छोटे कार्यालयों की अपनी एक भूमिका होती है और इस भूमिका के साथ ही यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राजनीति में कैसे एक कार्यकर्ता की भूमिका है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। आप बताइए मंत्री जी, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आप खजुराहो की बात ना करें, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेरे संसदीय क्षेत्र में बंटा ढार का बंटा ढार ही होगा।
है, जनता का मत आना बाकी है। और ये जो फील गुड आपको लग रहा है, ये ऐसा बताते हैं कि 20 साल पहले भी अटल जी का जब कार्यकाल का आखिरी दौर था तब भी ऐसा ही फील गुड हुआ करता था। वो फील गुड हुआ करता था। ये राम राज्य की परिकल्पना के साथ राम भक्तों का आह्वान है, राम भक्तों की चेहरे की चमक ये कह रही है, राम वो कह रही है। उनकी आंखों में झांक के आंखें डालकर देखो पत्रकार साहब, आपको स्पष्ट दिखाई देगा मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से दौड़ रही, तेजी से। कांग्रेस की हालत तो देखो, कांग्रेस के नेताओं की शक्ल तो देखो, उनको देखो तो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जीतू भाई के स्टेटमेंट तो देखो, सड़कों पे देखो ना उनको क्या स्थिति। आपको चुनाव से पहले हम पार्टी कार्यालय में एक पदाधिकारी के रूप में देखते थे, अचानक चुनाव हुआ, आप मंत्री बन गए। अब कितनी जिम्मेदारी है आपके क्षेत्र में बीजेपी को जिताने की? पार्टी ने जो काम देगी वो काम करूंगा। पार्टी दरी बिछाने का काम देगी, दरी बिछाऊंगा। पार्टी झाड़ू लगाने का काम देगी, झाड़ू लगाऊंगा। पार्टी जिस जगह जिस मोर्चे पे खड़ा करेगी, एक मतदान केंद्र का कार्यकर्ता बना के खड़ा करेगी तो काम करेंगे। हम तो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। उस पार्टी की सिपाहियों की तीसरी पीढ़ी का सदस्य हो, चौथी पीढ़ी मेरे बेटे की तैयार हो रही है और जीवन भर काम करेंगे। 1925 से चले थे, चरेवती के साथ मोहिते के बारे से शुरुआत हुई थी हमारी। आप भी एक महिला कार्यकर्ता नजर आती हैं, कब से पार्टी समिति सदस्य हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं राजगढ़ से हूँ। राजगढ़ से यहाँ पर आप नामांकन के लिए आई? बिल्कुल। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप इस बुंदेलखंड के केंद्र में? नहीं, माहौल पॉजिटिव है। आपको क्यों डाउट है? डाउट हमें नहीं है, डाउट तो जनता तय करेगी कि डाउट है या नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले आप जीत मानकर चल रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है? क्यों नहीं, बिल्कुल शुभ संकेत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिरी अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको हर योजना का लाभ मिल रहा है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा, महिला को लाभ मिल रहा, युवाओं को मिल रहा। और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, माताएं बहनें बहुत बड़ा आज की तारीख में जो देखा जाए तो बहुत बड़ा हथियार है। वो चाहती है कि बिल्कुल सरकार आनी चाहिए, 101% आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन पार्टी के कार्यालय चलते हैं। बीजेपी का कार्यालय है, ये जिला कार्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्यकर्ता मौजूद हैं वीडी शर्मा के नामांकन के लिए, और ये पूरा कार्यालय है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अंजाम पर पहुंचती है पूरे खजुराहो लोकसभा सीट के लिए। तो खजुराहो लोकसभा सीट से कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, टीवी 24। बढ़ते आगे, एक नेता ऐसा भी है जिसने अपनी सारी उम्र गरीबों पर ही लुटा दी। लखीमपुर के उद्योगपति जिन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को देने का काम किया है, उनका पेट भरने में लगा दिया है। महज 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाना अब इनकी पहचान बन चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे बात की टीवी 24 के संवाददाता ने। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी। बात कर लें तो मुख्तार अंसारी, जो कि पुराने बाहुबली नेता रहे, उनका जेल में मौत हो जाने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी देखने को मिली है। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई जेल पे, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उससे पहले लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहें? देखिए, उनकी मृत्यु जैसा कि डॉक्टरों ने बताया स्वाभाविक रही। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसी क्रम में उनकी मृत्यु हुई। बाकी राजनीति करने वाले चाहे जो कुछ भी बोले, जांच भी हमारे यहाँ से महाराज जी ने कर दी है और वो जांच भी जस्टिस गरिमा सिंह जी को मिली हुई है, आप लोगों को संज्ञान है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना है। मुख्तार अंसारी की बात कर ले तो मुख्तार अंसारी के परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया और कहीं कहीं देखा जाए इसको लेकर के तमाम तरीके के जो विपक्षी नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं, सक्रिय नेता आप भी रहे हैं और मनोज सिंह गुड्डू जी, आपका नाम जो है काफी फेमस रहा है अयोध्या में। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ लगता है कि जहर देके अभी आजम खान भी जेल में है? देखिए, मैं यही प्रश्न आपसे अगर करूं तो क्या जिस तरीके का शासन चल रहा है इसमें इस तरीके का कुकृत्य हो सकता है? क्या संभव नहीं। ना ही इस गंदी सोच को हम तो कतई इसको नकारते हैं। इस तरीके का कुछ भी नहीं रहा है। वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु से ही मरे हैं और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था और मृत्यु हुई है।
अच्छा, बात कर ले लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, तमाम तरीके के देखा जाए तो तैयारियां शुरू हो गई। और दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्त में है इस समय, और कहीं न कहीं देखा जाए तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम तरीके का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। और आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लोकसभा चुनाव इस बार काफी गंभीर होने वाला है और अलग तरीके से जाने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल कतई नहीं। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जो कृत्य किए हैं उसी के एवज में ईडी पूछ रही है, और वो भी दूध का न्यायालय में मामला है, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अपने उत्तर जो ईडी पूछ रही है वो न बताकर बल्कि औरों पे आरोप वो कर रहे हैं, वो काम उनका नहीं। वो जो किए हैं उसको बता दें, न्यायिक हिरासत में जस्टिस भेजे हैं और धीरे से जो मामला न्यायालय में है उस पे दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। लोकसभा चुनाव की बात करें कि जैसे तमाम तरीके की तैयारियां जैसे शुरू हो चुकी हैं, और बात कर ले अयोध्या की, खासकर जहां से आप हैं, तो अयोध्या में कह सकते हैं कि राम मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे पहले तमाम आरोप विपक्षी दल लगा रहे थे, और आज भी उनका कहना है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम लला आए हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया, मंदिर का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ था और शुरुआती में ही उन प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इस पे भी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। देखिए, 22 तारीख को जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको न सिर्फ अपने देश के सभी लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया के लोगों ने उसको देखा है। और इतने भव्य कार्यक्रम को लोगों ने, इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और जिस तरीके से हम लोगों द्वारा और पूरे देश के श्रद्धालुओं द्वारा ये तैयारी की गई थी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इसकी तैयारी की गई थी, हम लोग कहीं न कहीं उसके हिस्से जरूर थे। और निश्चित रूप से इतने बड़े कार्यक्रम को सराहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में है, और विरोध तो हर जगह थोड़ा बहुत होता रहता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान पर भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रिय प्रधान सेवक के लिए इस प्रकार के बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी, कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान सेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का, उन्हें गालियां देने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सीव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम अल्लाह लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय पीठस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हो गया है चुनावी ध्यान देना, मैं तो कह सकता हूँ कहीं न कहीं को पिछले दिनों की सीख याद होना। जब मोदी को उन्होंने जारी किया, मोदी ने उनको अपना गहना समझ देश की जनता के लिए समर्पण भाव से काम होता है। यही कारण है, याद कीजिए गुजरात में क्या शब्दों का प्रयोग सोनिया गांधी और बाकी लोगों ने किया, और गुजरात की जनता ने उनको जवाब देने लगा। याद कीजिए 2019 के चुनाव में उन्होंने क्या बोला, जिनकी जनता ने उसको अपना रखवाला माना। कहीं न कहीं इस बार भी जिस शब्दों का प्रयोग किया है, अपना कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में, एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता के बारे में जिसके विश्व पटक का साथ है, इसके मैंने इस तरह का बयान। अरे आपको विवाद है, विषय है, तो डिबेट करो ना यार। जब हताशा में हो, निराशा में हो, तो सब फोड़ने की बात करते हो। मुद्दे नहीं बचे हैं आपके पास, इसलिए आप इस तरह का मर्यादित बयान देते हो। मैं कुछ चेतावनी देता हूँ चरणदास महंत जी को, हमें कुछ नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ की जनता बोलेगी, देश की जनता बोलेगी। इस पूरे बयान का जो जवाब होगा, जो तमाचा जड़ेगा, वो जनता आपके चुनाव में 2024 के चुनाव में जवाब देगी।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का भी पलटवार सामने आया। अपने बयान में सीएम ने नेता प्रतिपक्ष के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पहले भी पीएम को गाली देते थे, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। वहीं सीएम साय ने बीजापुर की घटना को लेकर बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद के साथ हम मजबूती से लड़े हैं, डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क बिजली पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की इन सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।